अजीज़ान मन, पाकिस्तान में सियासत करने के लिए पाकिस्तान की सियासत को समझना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान की सियासत को अगर आप समझ जाएं तो आपको ये बात समझ आती है, पता चलती है कि पाकिस्तान पे होल्ड रखने के लिए कराची को होल्ड रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कभी भी न तो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बजरिया आईएसआई कराची का पीछा छोड़ा, और कराची में जिस भी पार्टी की हुकूमत रही उसने न सिर्फ कराची कंट्रोल किया बल्कि कराची की वजह से वफाक के ऊपर भी उनका कंट्रोल रहा, पंजाब के अंदर भी उनका असर रसूख रहा। क्योंकि कराची पूरे पाकिस्तान का पैसा कंट्रोल करता है और कराची से पाकिस्तान की मईशत चलती है। और कराची के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जो मईशत है वो वाइट मनी सिर्फ नहीं है, बल्कि जो ब्लैक मनी है या इलीगल स्पेक्ट्रम है, उसको कंट्रोल करने की सिर्फ एक मिसाल ये है कि कराची में सीटीडी की जो अपॉइंटमेंट होती है, जो ओसी सीटीडी आप बोल लें पुलिस की, या एसपी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, वो 36 करोड़ रुपया माहाना का जो है उसका भत्ता होता है सिर्फ। और ये सिर्फ एक एसपी लेता है। तो फिर सेक्टर कमांडर आईएसआई कितने लेता है? अरबपति बन जाता है। और इस वक्त वो खुल के कमा रहे हैं यहाँ पे। या ओसी कराची आईएसआई या ओसी एमआई मलीर से बैठ के क्या करता है, क्या चलाता है। और ये पूरा निजाम चलाने के लिए बाकायदा तौर के ऊपर लोगों को आगे, बदमाशों को आगे भर्ती किया जाता है। सियासी पार्टियां भी भर्ती करती हैं। आईएसआई ने भी कलदम तंजीमें भर्ती की हुई हैं, जहादी तंजीमें भर्ती की हुई हैं। जिस तरह इस वक्त कराची को कंट्रोल करने के लिए सिपाही साहबा और लश्कर जंगवी का एक हेडक्वार्टर बनाया गया है। एक साहब हैं जो उसको चला रहे हैं, उनका नाम हम नहीं लेते इस वक्त। अगर नाम ले लिया तो उनको भी मार दिया जाएगा, क्योंकि ये वो नाम है जो एक्सपोज हो जाएं तो उसके बाद तख्त है या तख्ता है, उनका काम तमाम कर दिया जाता है, रास्ते से हटा दिया जाता है और उनकी जगह दूसरा बंदा लाया जाता है। उनके ऊपर हमारी नज़र है, और जब नज़र हटेगी नहीं, और जो उनकी हरकतें हैं वो हम नोट कर रहे हैं और आपको बताते रहेंगे। लेकिन ये जो सिलसिला है पूरे का पूरा, ये एक इकोसिस्टम है। इसको माफिया इकोसिस्टम भी कहा जा सकता है, टेरर इकोसिस्टम भी कहा जा सकता है, जो पैसे भी इसके जरिए कमाए जा रहे हैं। और लेकिन इस इकोसिस्टम की एक हिस्ट्री है बाकायदा तौर के ऊपर। और इस हिस्ट्री में हाल ही में जो हिंदुस्तान में धुरंधर फिल्म बनी, अब उसके अंदर क्या प्रोज हैं, कॉन्स हैं, कंट्रोवर्सी है, वो तो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन एक चीज के ऊपर सब मुत्तफिक हैं, कराची वाले भी मुत्तफिक हैं, कि हाँ, कराची में जो ड्रग का जो बिजनेस है, जो गैंग वॉर का हब है, वो लियारी है। और जो लियारी कंट्रोल करता है वह कराची कंट्रोल करता है, और जो कराची कंट्रोल करता है वो पाकिस्तान कंट्रोल करता है। इसमें बड़े बड़े करेक्टर्स हैं, और उन करेक्टर्स के अंदर एक सेंट्रल करेक्टर जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो हाइप क्रिएट हुई, जिनके बारे में आज हमने बात करनी है, वो चौधरी असलम का करेक्टर है। एसपी सीटीडी चौधरी असलम का एक करेक्टर है। और एसपी सीटीडी, ये सफेद कपड़ों में चौधरी असलम जो आपको नजर आ रहे हैं, संजय दत्त ने इनका किरदार अदा किया। अब एसपी चौधरी असलम क्या है, उन्होंने वही दिखाया। एक करप्ट पुलिस ऑफिसर जो इनकाउंटर करता है, 36 करोड़ रुपए माहाना का भत्ता है, जारी बात है। लेकिन लार्जर देन लाइफ फिगर धुरंधर फिल्म ने उनको बना दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि इन्हीं चौधरी असलम साहब ने, जब इनका पीक था, उस वक्त इन्होंने आईएसआई को अपना दुश्मन बनाया। और इल्जाम ये लगाया जाता है कि आईएसआई ने ही आखिरकार इनको मरवाया। अब किस तरह मरवाया वो तो मैं आपको एक अलग प्रोग्राम में बताऊंगा, क्योंकि बेनजीर भुट्टो के कत्ल का पार्ट 1 मैं आपको बता चुका हूं। पार्ट 2 पे जाने से पहले इन तमाम डायनेमिक्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज दिन तक वो डायनेमिक्स किसी ना किसी तरह हर पाकिस्तानी की जिंदगी के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, बल्कि खित्ते के अंदर वो असरअंदाज हो रहे हैं। चौधरी असलम का जो करेक्टर था, उसने चौधरी असलम को बाकायदा तौर के ऊपर जो निशाना बनाया गया, उसकी तफसीलात सामने लाने से पहले समझना जरूरी है कि चौधरी असलम की आईएसआई के साथ ऐसी कैसी दुश्मनी हो गई, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऐसी दुश्मनी होगी कि उसको रस्ते से हटाने के लिए सारे लोग मिल गए। जारी बात है, जब रस्ते से हटाया जाता है तो लोग अंदर से भी मिलते हैं, जिस तरह चौधरी असलम के केस के अंदर मिले, और उसके ऊपर तो मैं बात करूंगा। लेकिन एक जमाने में आईएसआई चौधरी असलम को बाकायदा तौर के ऊपर प्रोटेक्ट करती थी, और चौधरी असलम साहब जो हैं वो आईजी के साथ भी जाके टक्कर लेते थे, और डीआईजी तो कोई चीज समझते ही नहीं थे उनके। हालांकि अंगूठा छाप किस्म के अफसर थे, क्योंकि उनके सर के ऊपर आईएसआई का हाथ था। लेकिन आईएसआई के अफसरान के साथ उनका गालम गलोच हुआ एक जमाने के अंदर, 90s में, अर्ली 90s में।
उनका गालम गलोच हुआ जब उनको बुलाया गया एक मीटिंग के लिए रेजेंट प्लाजा, जिसको जो है लॉग एरिया भी बोला जाता है, आईएसआई के दफ्तर के अंदर। वहां पे जाके ये लेट पहुंचे तो इनको आईएसआई के अफसरान ने जरा सख्त सख्त बातें सुनाई, फौजी अफसरान ने। तो इन्होंने आगे से गालियां शाली निकाली और वहां से चले गए और उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं सिर्फ आईबी के लिए काम करूंगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो एक ऐसा इदारा है जो कि काउंटर आईएसआई को तो करता है, लेकिन आईएसआई वाले उसी जो डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो की पूरी गाड़ी भी अगवा करवा लेते हैं। तगड़े तो आईएसआई वाले हैं क्योंकि बंदूक का जोर उनके पास है, फौज उनकी बैक के ऊपर है। लेकिन आईबी के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पाया जाता है पॉलिटिशियंस का। नवाज शरीफ ने आईबी में अपनी भर्तियां कराई, आसिफ अली जरदारी ने अपनी भर्तियां कराई, इमरान खान ने कोई भर्तियां नहीं करवाई। इमरान खान अगर इस गेम को समझ जाते या आगे चल के समझ जाएंगे तो उनके लिए फिर पाकिस्तान को कंट्रोल करना पॉसिबल होगा। और न सिर्फ पाकिस्तान को कंट्रोल करना पॉसिबल होगा, जब जिस तरह सदर आसिफ अली जरदारी साहब जनाब जैसे कहते हैं ना कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, दरमियान में रख के इनके गेंदे जर्नैलों को कहते थे, ठीक है। और अब ठीक है जो भी वो कर रहे हैं, और उनको एक फ्रेम करने की जो कोशिश की गई उसकी तफसीलात बेनजीर भुट्टो के मर्डर के लिए वो तो मैंने बताई हैं। बेनजीर भुट्टो के कत्ल से मुतल्लिक मजीद तफसीलात भी मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन आईबी के अंदर इनका इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिशियंस का, तो आईबी में ही अपने बंदे भर्ती कराते हैं। इसलिए आईबी को काउंटर वेट समझा तो जाता है, लेकिन बहरहाल आईबी जो है उसका मैच तो नहीं है आईएसआई के साथ। लेकिन बहरहाल एक जो है वो जो आप कह सकते हो कि कंपटीशन जरूर है, और रिसोर्सेज ऑलरेडी मैच करता है आईबी उनके साथ। तो चौधरी असलम ने कहा अर्ली 90s में कि मैं आईबी के साथ काम करूंगा और पॉलिटिशियंस के साथ ही काम करूंगा। और पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने अपनी एफिलिएशन बना ली, क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट जब आई सिंध के अंदर, पहली और दूसरी जब गवर्नमेंट थी, और जब वजीर आला अब्दुल्ला शाह थे, मौजूदा वजीर आला मुराद अली शाह साहब के वालिद साहब थे, तो उस वक्त चौधरी असलम को समझा जाता था कि चौधरी असलम जो है वो पीपल्स पार्टी से एफिलेटेड है। आगे चल के उन्होंने एमक्यूएम के साथ भी अपने तलकात रखे, लेकिन पीपल्स पार्टी का वफादार इनको समझा जाता था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ इन्होंने काम आईएसआई के खिलाफ शुरू किया। आईएसआई को फैसिलिटेट तो इनकार तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन आंखें दिखाई थी, गालियां निकाली थी, तो वो कहानी अपनी जगह के ऊपर मौजूद थी। लेकिन ये स्टोरी इसी वजह से पीपल्स पार्टी के साथ चौधरी असलम का जो राब्ता था, चौधरी असलम ने जो एक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बचाई थी, और एक वो किस तरह बचाई थी उसकी मैं तफसीलात आपको बताना चाहूंगा। देखिए बेनजीर भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जो है वो बहुत ही कुछ करीबी लाडले भी थे, उनके अलाइज भी थे। जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को हिफाजत के साथ मैंने आपको बताया था कि रहमान अब्दुल रहमान बलोच या रहमान डकेत जिसको कहा जाता है, उसने मोहतरमा बेनजीर, जिसका करेक्टर धुरंधर के अंदर अक्षय खन्ना ने किया, रहमान बलोच जो है वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को निकाल के कारसाज हमले से बचा के ले गया था। लेकिन ये काम वो अडियाला जो है लियाकत बाग रावलपिंडी में नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका उसके ऊपर तो मैं आऊंगा। लेकिन ये पर्टिकुलर स्टोरी समझने के लिए जरूरी है कि चौधरी असलम, क्योंकि चौधरी असलम का कैरेक्टर बेनजीर भुट्टो के एग्जैक्ट मर्डर में भी था, उनको आइडिया हो गया था कि किसने करवाया है, पीछे से लिंकअप वो कर चुके थे, इसलिए से रास्ते से तो उस वक्त हटाया गया था। लेकिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बचाना उनका एक ऐसा जुर्म था जिसकी वजह से बाद में उनको रास्ते से हटाया गया। अब थोड़ा बहुत ये बात जरूर समझ लीजिएगा कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अजीम आदमी थे या कोई इस किस्म का, जिस तरह कराची पुलिस वाले होते हैं। चौधरी असलम के भी एक उस्ताद थे, उस्ताद भी कह सकते हैं, रकीब भी कह सकते हैं, शरीका भी कह सकते हैं, और उनका नाम था जनाब इंस्पेक्टर तौफीक जाहिद। ये जो आपको इंस्पेक्टर तौफीक जाहिद साहब इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, इंस्पेक्टर तौफीक जाहिद के वालिद साहब भी जो है पुलिस में थे, उनके समदी सरवर कमांडो भी पुलिस में थे। बड़ा ये मशहूर आदमी था और ये दबंग तरीन अफसर समझा जाता था। कहा जाता था कि जनाब तौफीक जाहिद से कोई दबंग अफसर है ही नहीं। चौधरी असलम का तो कहीं नाम भी नहीं था उस वक्त, लेकिन बहरहाल ये दोनों काम इकट्ठे करते थे। और इनका जो असल झगड़ा हुआ था वो झगड़ा इस बात के ऊपर हुआ था कि जनाब जो है वो तौफीक जाहिद साहब चाहते थे कि चौधरी असलम जो है वो लियारी गैंग वॉर के अंदर ना पड़े। चौधरी असलम ने दुश्मन अपने सारे बना लिए थे, न सिर्फ लियारी गैंग वॉर में पीछे पड़ गया था क्योंकि एजेंसियों ने कहा था कि लियारी गैंग वॉर को कंट्रोल करो, बट लियारी गैंग वॉर के अंदर रहमान बलोच या रहमान डकैत के साथ जो है वो कलदम तंजीमें भी ऑपरेट कर रही थी, जो कि आईएसआई खुद करवाती है। और इन्होंने कलदम तंजीमों से भी झगड़ा खोल लिया, रहमान डकैत के साथ भी या रहमान बलोच के साथ भी झगड़ा खोल लिया।
तो जाहिर बात है कि दुश्मन बहुत ज्यादा बना लिए थे, हर तरफ से दुश्मन थे और कलदम तंजीमों का ही आखिरकार इस्तेमाल किया गया। लेकिन रहमान डकैत को जो है वो इनकाउंटर करना जो किया था वो चौधरी असलम ने ही किया था। और रहमान डकैत को जिस वक्त इनकाउंटर किया था तो उसके ऊपर से आसिफ अली जरदारी साहब का मुबैना तौर के ऊपर हाथ उठ चुका था, उस वक्त उनके ऊपर हाथ नहीं था। और इसके अंदर एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं जिन जो मलीर के अंदर सरदार साहब हैं, उनका भी नाम लिया जाता है कि वो भी रहमान डकैत को जो है रास्ते से हटाना चाहते थे, क्योंकि सरदार अब्दुल रहमान बलोच ने जो है वो सियासी तौर के ऊपर उनको नुकसान पहुंचाया था और वो उनकी सीट लेना चाहते थे पीपल्स अमन कमेटी के जरिए, जो कि हो भी गया था। सारे का सारा काम आपको अच्छे तरीके से पता ही है। और इसी सिलसिले के अंदर जो है एक बेसिकली जो रहमान डकैत या रहमान बलोच का जो किरदार था उसके अंदर जो मेन इनके गैंग मेंबर्स थे वो नूर मोहम्मद था। और दूसरा ये जो आपने धुरंधर फिल्म के अंदर देखा वो कहा जाता है कि अमीन बलेदी का कैरेक्टर था, जो कि कहा जाता है कि इन्फिल्ट्रेट किया गया और आजकल वो पता नहीं बलूचिस्तान में कहीं पे है, लेकिन कहा जाता है कि वो वापस इंडिया के अंदर पहुंच चुका है। उनकी शादी जो है वो सानिया नाज के साथ हुई थी, जो कि एमपीए बनाई थी। रहमान बलोच ने उनको लियारी से एमपीए भी बनवाया था, लियारी के किंग थे, अनडिस्प्यूटेड किंग थे। और इनको चौधरी असलम के जरिए जो है एनकाउंटर करवाया गया, जिसके ऊपर आईएसआई भी साथ उस वक्त शामिल थी और जाहिर बात है पॉलिटिकल फोर्सेस भी शामिल थी। लेकिन ये जो पर्टिकुलर कहानी है ये शुरू होती है जब मुनव्वर सहरवर्दी साहब को, जो कि जिस तरह रहमान बलोच लाडले थे क्योंकि जान देते थे बेनजीर भुट्टो के ऊपर, और जरदारी साहब के कान भरे गए उनके अपने ग्रुप की तरफ से कि ये आपके खिलाफ काम कर रहा है रहमान बलोच, जो कि झूठ था। जरदारी साहब को ये बताया गया और इसी वजह से उनकी राव अनवार के साथ लड़ाई भी होगी, वो एक कोई और किस्सा बाद में बात करेंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो एक्चुअल इसी तरह रहमान बलोच की तरह बहुत से लॉयलिस्ट थे और बेनजीर के जान उनके ऊपर देने वाला जो दूसरा लॉयलिस्ट था, बड़ा मशहूर आदमी है, इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये मुनव्वर सहरवर्दी साहब है। मुनव्वर सहरवर्दी साहब जो हैं इनको कत्ल कर दिया गया था कराची के अंदर। मुनव्वर सहरवर्दी को दिन दिहाड़े 2004 के अंदर इनको कत्ल किया गया था गुरु मंदिर के मेन चौक के ऊपर, जिसको चौरंगी कराची वाले बोलते हैं, वहां पे इनको कत्ल किया गया था। और उनके कत्ल के बारे में कोई क्लू तो नहीं मिला था, लेकिन हमारे जरा ये दावा करते हैं कि उनको भी आईएसआई ने मरवा दिया था क्योंकि वो बेनजीर के बहुत ज्यादा लॉयलिस्ट थे। और दूसरे लॉयलिस्ट रहमान बलोच को जो है वो चौधरी असलम के जरिए मरवाया गया था। लेकिन बहरहाल जब यू लिव बाय द स्वॉर्ड यू डाई बाय द स्वॉर्ड वाली कहानी है यहाँ पे। तो सर मुनव्वर सहरवर्दी साहब को आईबी के अंदर से, उनके आईएसआई के अंदर जो सोर्स थे उनको खबर मिली, आईएसआई के एक ऑफिसर ने लीक की खबर कि नो कॉन्फिडेंस मूव के जरिए सिंध गवर्नमेंट अब्दुल्ला शाह साहब की पीपल्स पार्टी की जो है वो गिराई जाएगी और एमक्यूएम जो है उसको ये कहा गया है कि वो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लेके आए, नो कॉन्फिडेंस वोट लेके आए और बेनजीर की गवर्नमेंट गिरा दे, क्योंकि बेनजीर चैलेंज कर रही थी फौजी सुप्रीमेसी को। उन्होंने डीजी आईएसआई भी एक रिटायर्ड लगाया हुआ था, जनरल कल्लू, जिनके पास पावर नहीं थी, ही वाज अ डीजी विदाउट टूथ, लेकिन आर्मी चीफ खुद मामलात को चला रहे थे उस वक्त। और बेनजीर के साथ जो है वो काफी ज्यादा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की लड़ाई उस वक्त जारी थी। तो बेनजीर को रास्ते से हटाने से पहले उनको कमजोर करने के लिए उनके लॉयलिस्ट को खत्म करना बहुत जरूरी था। लेकिन उससे पहले उनकी गवर्नमेंट कराची से जाए, क्योंकि जो कराची चलाता है वो पाकिस्तान चलाता है, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लेके आनी थी। नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लानी थी। आईएसआई के एक सोर्स ने आईबी को खबर लीक की और मुनव्वर सहरवर्दी को यह खबर लीक हुई और मुनव्वर सहरवर्दी ने बराह रास्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को बताया कि आपकी हुकूमत सिंध के अंदर गिरा के कराची का कंट्रोल एमक्यूएम को देने की कोशिश की जा रही है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बहुत ही मशहूर जमाना इंटीरियर मिनिस्टर हुआ करते थे मेजर जनरल नसीरुल्लाह खान बाबर साहब, रिटायर्ड, जो कि बहरहाल थे तो फौजी जर्नैल, लेकिन उनकी लॉयल्टी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ थी। उन्होंने टास्क किया हमारी इतलात के मुताबिक चौधरी असलम को कि ये मामला देखो और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत। और बेनजीर भुट्टो को उन्होंने कहा कि मैंने ड्यूटी लगा दी है, आप फिक्र न करें, ये मामलात मैं जो है वो संभाल लूंगा। अब यहाँ पे एक चीज जो आपने जहन के अंदर रखनी है वो ये जहन के अंदर रखनी है कि एमक्यूएम के साथ जो पीपल्स पार्टी की लड़ाई है वो वजीर आला अब्दुल्ला शाह के ने कहीं कहते हैं कि वो इस वक्त जिस तरह हमारे चाचू विस्की हैं इसी तरह ये सारे पाकिस्तान के एलीट का यही काम होता है। वो जिस वक्त हाई थे, नशे में थे, तो उन्होंने अल्ताफ हुसैन के भाई और भतीजे को मारने के ऑर्डर्स दिए, उनको मार दिया गया, लेकिन बदला लिया गया और अब्दुल्ला शाह के भी भाई और भतीजे के साथ के जरिए बदला लिया गया।
तो हालात काफी ज्यादा जो है वो गंभीर जानबूझ के पीपल्स पार्टी के अंदर से किया गया, और ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये काम करती है। हालांकि बेनजीर भुट्टो मरहूम जो है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जाके अल्ताफ हुसैन को 90 में कुरान तोहफे के अंदर देके आई थी, और इनके मामला ठीक हो रहे थे, लेकिन मामला खराब कराने के लिए जाम सादिक को भी इस्तेमाल किया गया, और अल्ताफ हुसैन को कहा गया कि अब तुम्हें गोली मार दी जाएगी, तुम पाकिस्तान से निकल जाओ तो बेहतर है, बच जाओगे नहीं तो नहीं बचोगे। तो उस वक्त तक जो है वैसे भी एमक्यूएम हकीकी को खड़ा किया जा चुका था, इसलिए अल्ताफ हुसैन को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी था, और अल्ताफ हुसैन को निकलते तो तभी जो है एमक्यूएम को तोड़ा जा सकता था। और आपको पता है कि पीपल चाहे जिस तरह नून लीग को तोड़ना है तो अभी टीएलपी को खड़ा किया जा रहा है, चौधरी निसार को अपने साथ खड़ा कर लिया गया, पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए बहरहाल जरूरी था, अभी तुमने कोशिशें बड़ी की लेकिन नहीं टूटे, तो दरमियान में लोगों को मार दिया गया, कुछ लोगों को साथ में ला लिया गया। इसी वजह से इमरान खान को कराची कंट्रोल नहीं करने दिया गया, और उनके जिम्मे जोकर जो है वो गाने गाने वाले, नेक्स्ट स्टॉप अडयाला, इमरान इस्माइल गाना गाते ही रह गया, नेक्स्ट स्टॉप अडयाला पे इमरान खान है, लेकिन ये जाते खुद कोई भी नहीं है, ये सारे जो है वो टर्न कोट लोटे बन के बैठ गए हैं। अब वहां पे आप देखें अली जैदी जैसे नमूने, फैसल वावड़े जैसे नमूने, जो तमाम के तमाम रिक्रूटेड हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं, इमरान खान की पार्टी के अंदर डाले गए ताकि इमरान खान कराची ना कंट्रोल कर सके, और कराची जो है वो बराह रास्त खुद फौज चलाए, जीएचक्यू चलाए, कोर हेडक्वार्टर चलाए, आईएसआई चलाए। तो ये बहरहाल एक क्रिटिकल चीज थी जो बेनजीर समझती थी कि कराची कंट्रोल करना जरूरी है, इसलिए चौधरी असलम जैसे, रहमान बलोच जैसे, मुनव्वर सहरवर्दी जैसे लोग मौजूद थे उनके साथ, और भी बहुत से लोग थे। आगे जब सिलसिला चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन टास्क जो है मेजर जनरल नसीरुल्लाह खान बाबर ने दिया चौधरी असलम को कि ये तुमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एमक्यूएम को, जो आईएसआई ने कहा है और जो फौज ने कहा है, और वो थे जर्नैल लेकिन लॉयल्टी बेनजीर से थी, ये तुमने रुकवाना ही रुकवाना है। तो ये उनके साथी चौधरी असलम के एक बताते हैं कि उन्होंने जाके दिन दिहाड़े नसरीन जलील जो डिप्टी कन्वीनर थी एमक्यूएम की, और जिन्होंने टेबल करना था, जिनकी ड्यूटी थी तमाम के तमाम लोगों को कन्वीन करके नो कॉन्फिडेंस मूव, पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराना, जो फौज चाहती थी गिराना, नसरीन जलील के साहिबजादे को, शहजाद जलील को, यंगस्टर बचा था, उसको चौधरी असलम ने उठाया, उनके सामने उठाया, और कहा कि अगर कल ये टेबल हुआ मोशन पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो तुम्हारा बेटा फिर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। शहजाद जलील इनके बेटे का नाम था। अपने जमाने में नसीर जलील भी जो है वो बहुत ही बड़ी, मतलब अभी तो बुजुर्ग खातून हो गई हैं, लेकिन ये बात अगर वो इसको रिफ्यूट करें तो हम कहेंगे कि हाँ जी रिफ्यूट हो, वो कह सकती हैं कि रिफ्यूट कर सकती हैं, लेकिन ये बात जहन के अंदर रखिए कि मेरे पास इस चीज के सबूत मौजूद हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो चौधरी असलम की इस पूरी की पूरी कार्रवाई ने बेसिकली जो है वो उसको पीपल्स पार्टी के की गवर्नमेंट बचा ली, और इसी वजह से चौधरी असलम का जो झगड़ा था, जिस वक्त झगड़ा ही हुआ ना, पहले तो उसका उस्ताद था, रकीब भी था, तौफीक जाहिद, इंस्पेक्टर तौफीक जाहिद, और 36 करोड़ रुपए महीने का, असल में पैसे का झगड़ा भी बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, सारे पुलिस अफसर जो है यहाँ पे वो अपने उन्होंने डोमेन्स बनाई हुई होती हैं, भत्ता खा रहे होते हैं, भत्ते से काम चला रहे होते हैं, और भत्ता कराची के अंदर जो है अगर 36 करोड़ सिर्फ एसएसपी सीटीडी का आ रहा है तो बाकी तो फिर कहानी आप सोचें कि क्या है। यहाँ पे तो सिपाही भी जो है वो करोड़ों के अंदर यहाँ पे खेलते हैं। तो ये भत्ते के अलावा जो मेन इनका झगड़ा था वो ये था कि ड्रग का एम्पायर भी कराची के, जो पूरे के पूरे ईरान में भी जाता है ड्रग, पंजाब में जाता है, वो ड्रग एम्पायर भी कराची लियारी से चलता है। तो लियारी की गैंग वॉर की वजह से ड्रग एम्पायर जो है वो कहा जाता है, इल्जाम लगाया जाता है तौफीक जाहिद साहब के ऊपर कि उनका जो कारोबारी थे, मामलात थे, वो खराब हो रहे थे, और न सिर्फ ड्रग के मामला थे बल्कि मतलब बिजनेस के मामला भी थे जो खराब हो रहे थे। और दूसरा, आईएसआई अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मुस्तफा कमाल को खड़ा कर रही थी, और मुस्तफा कमाल के साथ भी इनका झगड़ा चल रहा था काफी कारोबारी मामलात के ऊपर। आजकल मुस्तफा कमाल कलदम तंजीमों के साथ आईएसआई के कहने के ऊपर मिला हुआ है, चल रहा है, वो स्टोरी सबूतों के साथ अलहदा पेश करेंगे, मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करता है, वो भी आपको पेश करेंगे कि ये क्या ड्रामा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जहन में रखिए कि तौफीक जाहिद जो कि सर्वर कमांडो का समधी था, उसको भी कत्ल कर दिया गया था। तौफीक जाहिद जो है उसका मेन इशू ये था कि उसका आईएसआई के साथ भी जो है वो टाकरा शुरू हो चुका था, थोड़ा बहुत, फुल नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि जाहिर बात है कि इंटरेस्ट जो है वो कोलाइड कर रहे थे। इनके इंटरेस्ट ये थे कि जनाब ये लियारी के अंदर काम चलता रहे,
और लियारी के ऊपर उनका चौधरी असलम के साथ जो झगड़ा था वो यही था कि वो कह रहे थे कि यार हमने ठेका लिया हुआ है, सिंध पुलिस नहीं सिर्फ, और सिंध पुलिस में सिर्फ हमने ठेका लिया हुआ है कि लियारी में हमने रहमान बलोच को भी मारना है जाके, और हमने लियारी के अंदर काम भी रुकवाना है और कलदम तंजीमों को भी हमने टकरना है। हालांकि कलदम तंजीमें फौज पीछे से खुद चला रही है, कर्नल सिकंदर मुनीर से बैठ के चला रहा है, तो थोड़ा बहुत ख्याल कर लो भाई। और यहाँ पे OCISI मेजर असद वगैरह चला रहे हैं, मत इसके अंदर पड़ो, ठीक है। क्योंकि असल में कहा यह जाता है कि उनका धंधा जो है वो मुतासर हो रहा था। चौधरी असलम का धंधा वो वाला धंधा नहीं था, वो सिर्फ भत्ते के ऊपर ये काम था जो चलता था उनका, और जाहिर बात है कि टोटल बदमाशी के ऊपर काम चलता था। तो लेकिन चौधरी असलम उस वक्त तक इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे कि तौफीक जाहिद, जो कि इंस्पेक्टर तौफीक जाहिद हैं, वो उनकी इतनी बड़ी गेम नहीं थी। और तौफीक जाहिद के बारे में हो सकता है अगर वो चाहते, चौधरी असलम जो अंदर हमारे जराए और दावा करते हैं कि चौधरी असलम चाहते तो तौफीक जाहिद को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने तौफीक जाहिद को नहीं बचाया। और तौफीक जाहिद को 2004 में मोहम्मदी मस्जिद के अंदर जुम्मे के खुतबे के दौरान जो है वो कत्ल कर दिया गया था। ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है। ये इसी तरह का सारा धंधा है, और ये धंधा है पर गंदा है। ये पूरे का पूरा जो कहानी है ये अब कहानी है। और इस वक्त तक चौधरी असलम साहब जो हैं वो पीक ऑफ पावर पे थे। आसिफ अली जरदारी साहब भी, सरदार नवीद कबोल साहब भी, नबील कबोल भी, सब लोग उसको जो है वो मानते थे, जानते थे, कराची पूरा जानता था। और ISI से उनका टाकरा हो चुका था। हालांकि ISI समझती ये है कि हमने इनको बनाया था, हमने इनको चढ़ाया था और ये हमें आंखें दिखा रहा है, और इसी वजह से उनको टारगेट किया गया। किस तरह टारगेट किया गया, अंदर कौन था, कातलों को किसने छुड़वाया, ये मैं अगली किस्त के अंदर आपको बताऊंगा। अभी तक अगर आपको कहानी समझ आई है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर, क्योंकि ये बेनजीर, मोहतरमा बेनजीर के कत्ल की जो असल कहानी है, जो नाम है सारे के सारे जिस तो मैंने आपको बताए हैं, वो जब सामने आएंगे तो बहुत से लोगों को बहुत सी जो है नींदें उनकी हराम होंगी, क्योंकि वो अभी भी बहुत पावरफुल पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं। ये मैं आपको बताता चलूं। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा।